नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस वीडियो में हम फिर से एक बार टारगेट प्रीलिम्स बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर में चर्चा किए गए मुद्दों पर आधारित 5 प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। बट वेट, यहाँ पर आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपके बड़े काम की होने वाली है। देखिए, हमारे इंस्टीट्यूट ने संस्कृति आईएएस ने क्या किया है कि जीएस फाउंडेशन कोर्स को शुरू करने वाले हैं, जो कि शुरू होने वाला है 30 मई से। तो इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करने को मिलेगा। और ये जो कोर्स शुरू किया जा रहा है वो लाइव कोर्स होगा और ऑफलाइन बैचेस भी आपको इसमें उपलब्ध रहेंगे। इसी के साथ साथ आपकी क्लासेस कब से शुरू होंगी? 30 मई से। और डेली कब होंगी? 6:30 बजे शाम से आपकी क्लासेस हुआ करेंगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे इस नंबर पर कॉल करके कोई भी डिटेल लेना चाहें अपने कोर्स से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। नंबर है आपके सामने 9555124124। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.sanskritiias.com। तो चलिए जल्दी से अपनी सीट रिजर्व करिए ताकि आने वाली परीक्षा के लिए खुद को और तैयार कर सके। आइए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। क्या कहता है आज का पहला प्रश्न? देख लेते हैं कि जैव विविधता अधिनियम 2002 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए, इसके स्टेटमेंट्स पढ़ने से पहले हमें देखना होगा कि जैव विविधता क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तभी तो हम पूरा सिनेरियो समझ पाएंगे कि क्या पूछ रहा है प्रश्न। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, जैव विविधता क्या है कि आनुवांशिक, पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातीय विविधता का एक स्तर मापना है। स्पष्ट हो गया है? आइए अब देखते हैं क्या है के कथन। इसका उद्देश्य, इस अधिनियम का उद्देश्य है कि जैव विविधता के संरक्षण के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के साथ साथ स्थानीय समुदायों के जैव विविधता संबंधी पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करना है। देखिए, 2-3 चीज़ें यहाँ ध्यान देनी है। ये एक्ट क्यों लाया गया था? ये पहली चीज़ यहाँ पर ये बताई जा रही है कि देखिए, जैव विविधता के संरक्षण के साथ साथ जो भी वहाँ पर समुदाय रहते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, जो भी स्थानीय समुदाय, यहाँ हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो भी ट्राइब्स वगैरह वहाँ पर रहते हैं, तो उनके संरक्षण की भी बात की जा रही है। क्यों? एक तो देखिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसका ये भी एक कारण है। दूसरा ये भी है कि भाई हमारा भारत जो है वो कल्याणकारी राज्य है, तो सभी के कल्याण, सभी के संरक्षण की, सभी की रक्षा की बात करता है। तो यहाँ पर स्थानीय समुदायों के जैव विविधता संबंधी पारंपरिक ज्ञान की जो वो रक्षा करते हैं, इस कारण से इन सबको संरक्षित करना है, इसका उद्देश्य है। क्योंकि भाई पारंपरिक ज्ञान के लिए भारत पूरे विश्व में कितना प्रसिद्ध है ये सब हम जानते ही हैं। तो इस आधार पे हमारा ये कथन पूरी तरह से फुलफिल होता है। ये एक्ट में जो उद्देश्य है इसका वो पूरी तरह से यही दिया गया है। दूसरा कह रहा है सभी विदेशी नागरिकों, संगठनों को, ध्यान दीजिएगा, सभी विदेशी नागरिकों और संगठनों को जैव संसाधन के उपयोग के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता, ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ट्रिब्यूनल की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। देखिए, जैव विविधता की बात कर रहा है, उसके लिए एक्ट लाया गया, उसके संरक्षण की बात कर रहा है। तो संरक्षण किस चीज़ से? देखिए, सभी चीज़ों से संरक्षण की बात कर रहा है ना। कोई ऐसा ना हो, एक संरक्षण ये भी है कि ऐसा ना कोई विदेशी नागरिक या ऑर्गेनाइजेशन आके वहाँ पर उन चीज़ों का उपभोग करे, उन संसाधनों का उपयोग करे, उससे भी उनकी रक्षा को क्षति पहुँच सकती है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर ऐसा कोई जैविक संसाधन के उपयोग के लिए आपको कोई चीज़ करनी है, वहाँ पर ऐसा कोई उपभोग करना है, तो राष्ट्रीय जैव विविधता जो ट्रिब्यूनल है कि उसकी पहले अनुमति लेना आपके लिए अनिवार्य होता है। भाई संरक्षण की बात कर रहा है ना, तो इस तरह से भी तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा ना यहाँ पर। तो ये कथन हमारा पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है। भाई पूर्व अनुमति तो अनिवार्य होती है। तीसरा कथन कहता है कि इसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत आयुष चिकित्सकों को जैविक संसाधनों, ध्यान दीजिएगा, जैविक संसाधनों या ज्ञान तक पहुंचने के लिए जैव विविधता बोर्डों को सूचित करना आवश्यकता नहीं है, सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कह रहे हैं कि देखिए, ये जो अधिनियम बनाया गया था इसमें ऐसा बोला गया, ये स्टेटमेंट कह रहा है, ऐसा बोला गया कि आयुष चिकित्सकों को जैविक संसाधनों का ज्ञान लेने के लिए या उस पर कोई रिसर्च करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए आप जैव विविधता बोर्डों को पहले सूचित करना आवश्यक नहीं होता है। ये गलत है। देखिए कैसे सेंटेंस को पूरा चेंज कर दिया गया। वर्तमान में कोई चीज़ें चल रही हैं, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर पुराना एक्ट ला के रखा गया और फिर वहाँ पर वर्तमान के स्टेटमेंट को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया। कैसे? देखिए, यहाँ पर देखिए, जब 2002 में ये एक्ट आया था तो वहाँ पर ऐसा कहा गया था कि ज़रूरी है आपको जो है वो उनको बोर्डों को, जो यहाँ पर बोर्ड है जैव विविधता बोर्ड, उनको सूचित करना अनिवार्य होता है। एक्ट 2002 में जो आया था उसमें ये कहा गया था, जबकि वर्तमान में जो 2021 में संशोधन विधेयक आया है
उसमें कहा गया है कि बोर्डों को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है। तो डिफरेंस कहाँ पर है? 2002 में कहा गया था आवश्यकता होती है, आपको सूचित करना पड़ेगा, लेकिन 2021 में जो संशोधन होकर विधेयक आया है उसमें कहा गया है कि आपको आवश्यकता नहीं है सूचित करने की। आप चाहें तो अपना जो भी रिसर्च या जैविक संसाधनों पर ज्ञान को प्राप्ति के लिए पहुंचने के लिए जैव विविधता बोर्डों को सूचित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये 2021 के विधेयक में कहा गया है। तो यहाँ पर ये हमारा कथन गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है आपको बताया है, यहाँ पर स्पष्ट हो गया है। देखिए कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पर सही होंगे। तो सही कथन आपके सामने है। देखिए पहला और दूसरा कथन ही सही है, तीसरा गलत है। क्यों गलत है वो डिफरेंस आपको बताया, तो पूरी तरह से समझ आ गया है ये। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा कथन करेक्ट हो जाता है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि पुराने एक्ट को लाकर नए एक्ट के साथ उसमें उन्होंने कुछ कुछ शब्द कुछ ईयर्स जो है कुछ चीज़ें स्टेटमेंट्स उसको रिप्लेस कर दिए हैं और पूछा गया कि ये उस टाइम पे होता था, ये इस टाइम पे होता था, बताइए कौन सा करेक्ट है। तो ध्यान से पढ़ना है, जो चीज़ें जिस एक्ट में लाई गई हैं उसको पॉइंट आउट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस प्रश्न के उत्तर का। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एवं क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि वैक्सीन इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो यहाँ पर दिख रहा है। किस संदर्भ में? कि वैक्सीन नेटवर्क की बात की जा रही, कि कुछ ऐसे नेटवर्क्स बनाए जाएंगे वैक्सीन को जो है सही समय पर उपलब्ध कराया जा सके और उनका स्टोरेज को भी ध्यान में रखा जा सके। कुछ छोटी छोटी चीज़ें इसमें नेटवर्क में बनाई गई हैं, ध्यान रखी गई हैं। जैसे यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट 2 दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ने से पहले आप ज़रा गौर फरमाइए। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, इसको इस तरह से लिखा जाता है, ई विन कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आपको मिलेगा ये। तो इसके बारे में पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं 2-4 लाइन में कि एक्चुअल में ये होता क्या है, तब हम इसके स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो बेहतर इसका उत्तर दे पाएंगे। जैसे देखिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो वैक्सीन के स्टॉक के डिजिटल रिकॉर्ड को बनाए रखती है, स्पष्ट है। और ये एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कोल्ड चेन के तापमान पर भी नजर रखती है। देखिए भाई, वैक्सीन की बात कर रहा है, यहाँ तो समझ आ गया। अब ये क्या कह रहा है, देखिए अब ऐसी जो टेक्नोलॉजी लाई गई है जिसमें ये बताया जा सके कि इस वैक्सीन को कितने तापमान पर, कितने टेम्परेचर पर रखना है, किस तरह से इसका जो है ले जाया जा सकता है, कैसे किस क्षेत्र में कितना इसका वितरण होगा, इत्यादि चीज़ों का इसमें ध्यान रखा गया है। पहला कथन कह रहा है ये स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक है, स्पष्ट हो गया है कि जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, किसके मिशन के तहत? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए लाया गया था। मान लीजिए आपको ईवीएन के जो डिटेलिंग के बारे में नहीं पता, लेकिन अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें आपको मैच करती दिख रही है। यहाँ वैक्सीन की बात करें, यहाँ क्या कह रहा है? सार्वभौमिक टीकाकरण की बात कर रहा है। सभी के लिए जो वैक्सीन उपलब्ध होती है उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ कही गई है, जैसा कि मैंने ईवीएन के आपके बारे में बताया भी था। तो ये कथन हमारा पूरी तरह से यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, स्पष्ट है। देखिए दूसरा कथन क्या कह रहा है कि इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से, देखिए विश्व बैंक के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। देखिए ऐसे सेंटेंस में 2 फैक्ट्स दिए गए। पहला कह रहा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, एक ये फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट यहाँ पर दे रहे हैं विश्व बैंक। तो मैंने क्या बताया है आपको, जब ऐसे फैक्ट्स, ऐसे सेंटेंसेस दिए जाए तो वहाँ पर फैक्ट्स चेंज किए जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे यहाँ पर क्या किया गया है कि ये तो भाई सही है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको जो है वो क्रियान्वित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर विश्व बैंक के सहयोग से नहीं, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से नहीं, बल्कि यहाँ पर किसके सहयोग से इसको बनाया जा रहा है? यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या? देखिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मदद से, उसके सहयोग से इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। क्लियर हो गया है? तो इस आधार पर हमारा ये कथन गलत हो जाता है। स्पष्ट हो रहा है ना आपको? सारी चीज़ें समझ आ रही हैं? तो चलिए, क्या पूछ रहे हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल एक जो है वो पूरी तरह से करेक्ट है, दूसरा हमारा गलत है। क्यों गलत है वो मैंने आपको बता दिया। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक नेटवर्क दे दिया, वहाँ पर बता दिया कि किस किस कार्यक्रम के थ्रू इसको लाया गया था, किसके तहत, किस मिशन के तहत इसको लाया गया था, और जो है किस मंत्रालय के द्वारा ये आता है और किस किस चीज़ों का
ये स्वदेशी है या किसी अन्य देश के साथ इसको मिलकर बनाया जा रहा है, या किसका सहयोग यहाँ पर मिल रहा है यहाँ पर इंडिया को, तो वो सब चीज़ें हमें ध्यान देनी होती हैं। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है आज का हमारा तीसरा प्रश्न कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो चलिए विचार करते हैं, क्या कहते हैं ये। एक तरफ आपको देखिए इसमें रिपोर्ट्स दी गई हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि उनके संगठन दिए गए हैं। चलो भाई देख लेते हैं। देखिए देखने से पहले आपको यहाँ बताना चाहूँगी, यूपीएससी हो या कोई स्टेट एग्जाम हो, आप देखेंगे कि अधिकतर ऐसे रिपोर्ट्स के सामने उनके संगठन दिए जाते हैं और उन्हें मैच द फॉलोइंग्स में पूछा जाता है। और ऐसे में गलती क्या होती है, देखिए एग्जैक्ट तो नहीं देंगे कि जो जिसकी रिपोर्ट है उसके सामने उसका ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, भाई नहीं, एग्जाम में पूछा गया है तो थोड़ा सा वो तो ट्रिकी बनाएंगे। तो हमें कैसे ध्यान देना है, जैसे देखिए फैक्चुअल है, ये फैक्ट है, इसको हम पढ़ेंगे तभी हम ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। कहीं कहीं पर हो सकता है कि कुछ शब्दों को मिलान करके हम देखें कि कुछ कभी कभी ट्रिक चल जाए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए पूछ रहे हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो देखिए परिवेशी लिखा है, परिवेशी वायु प्रदूषण रिपोर्ट के सामने लिखा है रिसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल। दूसरा है ग्लोबल वर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट, वो किसके द्वारा जारी की जाती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोल रहे हैं। तीसरा कह रहा है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, इसके सामने ये लिखा हुआ। यहाँ पर देखिए ड्रग रिपोर्ट की बात करें, जैसे यहाँ पर एक क्लू मिल गया, ड्रग रिपोर्ट की बात करा, किसके द्वारा बोला, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इसलिए नहीं क्योंकि ड्रग लिखा है, ये एक्चुअल में भी सही है, तो इस आधार पे हमारा पूछ रहा है कौन से कथन सही होंगे। तो देखिए ऑप्शन बी यानी कि केवल तीसरा जो है वो पूरी तरह से करेक्ट है। अब देखिए दो गलत है, दो गलत है, तो क्या ध्यान देना है कि दो वो सही कैसे हो सकते हैं, यहाँ पर हम वही सीखने आए हैं। तो देखिए कैसे इसको स्वैप कर दिया गया। देखिए यहाँ पर लिखा परिवेशी वायु प्रदूषण रिपोर्ट, ये किसके द्वारा जारी की जाती है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा इसको जारी किया जाता है। देखिए ऊपर नीचे स्टेटमेंट्स कर दिए गए हैं और पूरी तरह से क्वेश्चन बदल दिया गया है। अब देखिए क्या कह रहा है, ग्लोबल वर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल के द्वारा। देखिए कैसे यहाँ पर जो है मैच द फॉलोइंग में कैसे चीज़ों को स्वैप कर दिया गया है और हमारे सामने प्रश्न ला दिया गया। अगर हमें एक्यूरेट पता होगा, एग्जैक्टली हमने पढ़ा होगा, तो ऐसे कथन गलत नहीं होंगे, ऐसे प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है आपका आज का अगला प्रश्न कि हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और मैं भी आपके सामने ये ऐसे प्रश्न बार बार लेकर आती हूँ ताकि आप अभ्यास करते रहें। इन केस अगर आपसे गलती से ये गलती हो गई है कि ऐसे जो यहाँ पर शब्द हैं, ऐसे टर्म्स अगर आपसे छूट गए हैं, तो यहाँ पर आके आप तैयार कर लीजिए। तो जैसे यहाँ पर दिया है कि रहने वाला शब्द सुर्खियों में, जैसे प्रोजेक्ट 15B हो गया और यहाँ पर प्रोजेक्ट 17A हो गया, ये किससे संबंधित है। अगर आपने कल मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, किसके बारे में बताया था, यहाँ पर लिखने की कोशिश करती हूँ। प्रोजेक्ट याद आ रहा होगा कुछ लोगों को जिन्होंने जनरली वीडियो को देखा होगा, प्रोजेक्ट 75I के बारे में मैंने आपको बताया था। 75I मतलब इंडिया को इंडिकेट करता है। तो वहाँ पर किससे संबंधित था, पनडुब्बियों से संबंधित था। जाके देखिएगा और बताइएगा कि आपने देखा कि नहीं देखा। उसको देखने का मतलब ये है कि जब आप वहाँ पर देखिए सारी सीरीज़ को अगर आप देखेंगे ना ऑनेस्टली, तब आप एक दूसरी चीज़ों को लिंक कर पाएंगे। जैसे अब ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आया, प्रोजेक्ट 15B या 17A जो भी यहाँ पर दिया गया, तो आप कहीं ना कहीं लिंक करेंगे, कहीं नहीं मैडम ने कल ये पढ़ाया था, वो तो पनडुब्बियों से जो था संबंधित था। चलो देखते हैं, क्या पता आज भी कुछ ऐसा ही हो, प्रोजेक्ट उसमें भी था, प्रोजेक्ट यहाँ पर भी वही बात की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय नौसेना द्वारा उन्नत युद्धपोतों के निर्माण संबंधी ये परियोजनाएं हैं। देखिए जब कभी आपको ऐसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अधिकतर ऐसा देखा गया है, जैसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट 75I हो गया, प्रोजेक्ट यहाँ पर 15B हो गया, प्रोजेक्ट 17A हो गया, ये सब ना आप देखेंगे डिफेंस से संबंधित कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, डिफेंस से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर भी इस प्रश्न का उत्तर यही दिया गया कि भारतीय नौसेना द्वारा उन्नत युद्धपोतों के निर्माण संबंधी ये एक परियोजनाएं हैं। तो देखिए इस तरह से आप चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, निरंतर उसका जो हल करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि देखिए कैसे इन प्रश्नों को निरंतर हमेशा पूछा जाता रहा है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सुर्खियों में रहने वाले, ये कभी कभी दिखने वाले ये जो टर्म्स है ना, ये अधिकतर हमारे प्रश्नों में आते हैं, हमारे प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर गलती मत करिएगा, तैयारी करते रहिए अच्छे से, तो गलतियाँ नहीं होंगी। आइए अंतिम प्रश्न कहता है कि स्टैगफ्लेशन से संबंधित
निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो देख लेते हैं क्या है इसमें कि देखिए यह स्थिर आर्थिक उत्पादन के साथ साथ उच्च मुद्रास्फीति के आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। ओहो, एक तो ये स्टैगफ्लेशन कह रहा है, ऊपर से इतना भारी भरकम सा एक सेंटेंस मैडम लेकर आ गई है, समझ तो मुझे आ नहीं रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताती हूँ क्या है। पहले स्टैगफ्लेशन को समझते हैं। ऐसे प्रश्न जब आपके सामने आए तो हमें ध्यान देना है कि कहाँ पर हमें क्या चीज़ आती है इसमें, वहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या पता कोई क्लू आपको मिल जाए, जैसे यहाँ मिलेगा वो कैसे। देखिए स्टैगफ्लेशन क्या होता है, पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं। या क्या होता है, ये अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति होती है, ऐसी कंडीशन होती है जहां विकास दर धीमा होता जाता है और बेरोजगारी का स्तर जो है वो लगातार उच्च होता जाता है या बढ़ने लगता है, और उसी के साथ आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन में भी उच्चता बनी रहती है। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति भी उच्च बनी रहती है उसके साथ साथ। ये हो गया स्टैगफ्लेशन, ठीक है। अब स्टेटमेंट ये रहे, अभी भी मैं आपको नहीं पढ़ के सुनाऊंगी स्टेटमेंट्स जो इसके हैं, पहले आप ये समझिए, इसको ग्राफ से समझिए, ताकि आप जब ये स्टेटमेंट पढ़ें फिर बहुत आसानी से देखिए आप कर सकते हैं इसको। जैसे देखिए यहाँ पर एक मैं छोटा सा चार्ट ऐसे बना रही हूँ, इसमें मैं कोशिश करती हूँ कि इसको बेहतर बना पाऊँ। देखिए स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, जो कि हमारा जीडीपी जो होता है उसमें निरंतर कमी आपको देखा गिरावट देखने को मिलती है। स्टैगफ्लेशन में जीडीपी में आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर। इसके साथ साथ क्या होता है, बेरोजगारी यहाँ पर फिर बढ़ती भी चली जाती है। जीडीपी में गिरावट दिख रही है, स्टैगफ्लेशन में जीडीपी में गिरावट दिख रही है, और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये बेरोजगारी है, ठीक है, ये बेरोजगारी है यहाँ पर, ठीक है। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, जीडीपी में गिरावट आती चली जा रही है। वहीं आप देखेंगे दूसरी तरफ कि वस्तुओं की मांग में कमी आ रही है। यहाँ पर क्या है, ये वस्तुओं की मांग में, ये वस्तुएं हैं, ठीक है, इनकी मांग में कमी आ रही है। मैं लिखने की कोशिश करती हूँ, वस्तुओं की मांग में कमी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए जीडीपी में निरंतर गिरावट आ रही है, बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है, वस्तुओं की जो है वो डिमांड में कमी आ रही है। क्यों, सोचिए, देखिए अब किसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी कम होती जा रही, गिरावट आती जा रही है, तो वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है। अब भाई सोचिए, इसको ऐसे सोचिए कि भाई रोजगार नहीं है, पैसा कुछ नहीं है, तो क्या खरीदेंगे अब वो भाई, तो वस्तुओं में क्या होगा, डिमांड जो होगी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। वहीं उसके साथ आप देखेंगे स्टैगफ्लेशन में कि इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाता है, यानी कि वस्तुओं के जो दाम है वो बढ़ते चले जाते हैं। इन्फ्लेशन का क्या है, उसका मतलब मुद्रास्फीति में क्या है कि यहाँ पर जो वस्तुओं के दाम है वो बढ़ते चले जाते हैं। इसको और फिर से समझते हैं, यहाँ पर क्या होता है, स्टैगफ्लेशन में जीडीपी निरंतर गिरती जाती है, बेरोजगारी बढ़ती जाती है, वस्तुओं की मांग में कमी आती रहती है। वहीं आप देखेंगे इन्फ्लेशन में वृद्धि होती रहती है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इन्फ्लेशन में क्या होता रहता है कि वृद्धि होती रहती है। अब चलिए, ये तो रहा पूरा आपका स्टैगफ्लेशन, यहाँ पर लिखने की कोशिश करती हूँ, स्टैगफ्लेशन हो गया ये आपका, ओके, ठीक है। चलिए अब ये मत कहिएगा मैडम आपने आई पे बिंदी नहीं लगाई, जल्दी जल्दी में थोड़ा हो जाता है, आप समझ रहे हैं ना, बस समझ रहे हैं, अब मुझे ये ज़्यादा मैटर करता है। तो स्टैगफ्लेशन की पूरी जो है वो स्थिति ये होती, कैसे कैसे चीज़ें इसमें अप होती हैं, डाउन होती है, जीडीपी कैसी होती है, बेरोजगारी की क्या कंडीशन होती है, वस्तुओं की डिमांड में क्या कंडीशन होती है, इन्फ्लेशन की क्या स्थिति होती है, इत्यादि मोटी मोटी चीज़ें हो गई हैं। आइए, पहला कथन कहता है कि ये स्थिर आर्थिक उत्पादन के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बिल्कुल भी ध्यान हटाइएगा नहीं अभी, देखिए यहाँ पर देखते रहिए कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ से अगर निगाह चूकेगी तो आप प्रश्न करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जिनको टर्मिनोलॉजी नहीं पता है। क्या कह रहा है, ये स्थिर आर्थिक उत्पादन के साथ साथ, ये स्थिर आर्थिक उत्पादन के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा, ये स्थिर आर्थिक उत्पादन के साथ साथ उच्च मुद्रास्फीति की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। स्टैगफ्लेशन के बारे में लिख रहा है यहाँ पर कि उच्च मुद्रास्फीति की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। क्या बोल रहा है, आर्थिक उत्पादन में जो है वो क्या लिखा है, स्थिर, यहाँ पर देखिए गिरावट आ रही है ना, स्थिर है ना जीडीपी, स्थिर आर्थिक उत्पादन के साथ साथ उच्च जो यहाँ पर इन्फ्लेशन है, उच्च मुद्रास्फीति की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। आपका स्टेटमेंट इस डायग्राम को अगर देखा जाए तो पूरी तरह से फुलफिल करता है, पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। दूसरा क्या कह रहा है इसके संदर्भ में कि किसी अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति फिलिप्स वक्र की पुष्टि करता है। ओहो, अब ये फिलिप्स वक्र क्या आ गया, बड़ी मुश्किल से तो जैसे तैसे स्टैगफ्लेशन समझ आया, अब यहाँ पर एक और इतना बड़ा शब्द लाके यहाँ पर रख दिया गया, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए फिलिप्स वक्र क्या होता है, देखिए बेरोजगारी दर और स्फीति दर के बीच एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। एक और भारी भरकम शब्द, देखिए क्या होता है, बेरोजगारी दर और जो हमारी स्फीति दर होती है वो दोनों ऑपोजिट होती है, ठीक है।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अगर ये सेंटेंस कह रहा है कि फिलिप्स वक्र की पुष्टि करता है ऐसी स्टैगफ्लेशन की स्थिति में, तो फिलिप्स वक्र अगर पुष्टि करता है तो क्या होता, यहाँ बोल रहा है बेरोजगारी दर भी हमारी यहाँ पर बढ़ रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, जबकि फिलिप्स वक्र क्या कहता है कि ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट मतलब अगर बेरोजगारी यहाँ बढ़ती होती इसके अनुसार तो यहाँ पर इन्फ्लेशन कम होता, या इन्फ्लेशन कम होता तो यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही होती, मतलब ऑपोजिट होते, बेसिकली ऑपोजिट होते बेरोजगारी दर और इन्फ्लेशन। जबकि आप देखेंगे स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, बेरोजगारी भी बढ़ती है, साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। तो ये कथन हमारा पूरी तरह से यहाँ पर गलत हो जाता है। स्पष्ट हो रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है। चलिए देखिए, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल एक जो कथन था वो ठीक है, दूसरा आपका गलत हो गया है। देखिए कैसे इकोनॉमिक्स में, देखिए इकोनॉमिक्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता कोई है, अगर देखा जाए। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, अगर इसमें टर्मोलॉजी आपको पता है, टर्म्स पता है, तो आप उसके साथ खेल सकते हैं। एग्जामिनर आपके साथ खेलेगा, आपको वहाँ पर खेलना है अपने प्रश्नों के साथ कि कैसे अगर कोई चीज़ मैप आता है, किसी डायग्राम के थ्रू आप अगर प्रश्न को कर सकते हैं, अपने प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं, तो इस तरह से अगर आप उत्तर निकालेंगे तो आसानी हो जाएगी। नॉट इवन पीटी एग्जाम्स में, बल्कि आप ऐसे डायग्राम्स का इस्तेमाल करके भी ना मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान रखिए, बना लीजिए। अगर शायद आपके किसी एग्जाम में मदद हो सके इससे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने इसके आंसर का, इसकी व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ आप सबसे मैं गुड बाय कहती हूँ। अपना ध्यान रखिए और कल हम वापस से मिलते हैं। ऐसे मिलना जुलना हमारा बना रहेगा निरंतर। इसी के साथ आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब इसका लाभ उठा सके और हमारे चैनल पर निरंतर बने रहें। शुक्रिया।